अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 8 यानी यूनिट नंबर 8 लॉजिक 9 क्लास मैथ न्यू बुक, जो कि बच्चों साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सेम है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 8 की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो उसमें से आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs बेस्ड है ना, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब MCQs बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ MCQs पे टिक लगा दिए और ये हमारा पार्ट कवर हो जाएगा। देखो, हर MCQs के पीछे एक प्रॉपर मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन है, एक प्रॉपर उसकी डिटेल है कि अगर वो हमें पता होगी इस चैप्टर में तो हम फिर वो MCQ सोल्व कर सकते हो। वैसे तो आप उसको याद कर भी सकते हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन एक प्रॉपर रीजनिंग, लॉजिक चैप्टर का नाम क्योंकि लॉजिक है तो प्रॉपर एक उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए उस क्वेश्चन को और उस MCQ को सोल्व करने की। तो उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके 10 पार्ट हैं, स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको ये सारी रीजनिंग बुक में आपको ना रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी और वहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन क्योंकि प्रॉपर मैंने एक पूरा लेक्चर बनाना था इसलिए मैंने हर चीज़ को यहाँ पे ना लिख लिया है ताकि आपको साथ साथ समझाता रहूँ। और स्टार्ट करते हैं पहला। तो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफ रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। अब वो कह रहा है कि इसमें से इन चारों में से कौन सा इंडक्टिव रीजनिंग है, बताओ। तो इंडक्टिव रीजनिंग सबसे पहले होता क्या है, हमें उसके बारे में बताना चाहिए। तो पहले इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल कर रही है। हाँ, ये कह सकते हो कि पहले मैंने टिक लगा के आंसर्स रख दिए हैं क्योंकि मैंने पहले से ये लेक्चर प्रिपेयर कर दिया था। बट बात ये कि रीजंस के साथ आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे ना। तो पहले रीजनिंग इनकी समझ लेते हैं। तो कहते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। अब वो कहते हैं कि अ पर्सन गेट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक मतलब मेडिसिन है, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ना पेनिसिलिन का, वो कहते हैं कि उसने इंजेक्ट करवाया और वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस अ रिएक्शन आफ्टर सून आफ्टरवर्ड। तो उसके कुछ देर बाद ही ना उसको एक फील हुआ कि उसकी बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा है। तो ही जनरलाइजेज दैट ही इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन। तो उसको ये उसने जनरलाइज किया, यानी उसने उसका रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाली कि अगर वो पेनिसिलिन लगवाता है या पेनिसिलिन जो वो इंजेक्शन है या मेडिसिन है तो उससे वो इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है उसको। तो दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। तो यानी इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो वंस और ट्वाइस या मतलब बार बार रेपिटेशन से जो आपको करने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालो, यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया 2-3 बार और बार बार उसकी एक ही रिजल्ट रिपीट हो रहा है, तो उसको इंडक्शन रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्शन, तो इंडक्शन रीजनिंग इज हेल्पफुल इन नेचुरल साइंसेज वेयर वी मस्ट डिपेंड अपॉन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन। तो जो नेचुरल साइंसेज है या इसमें इंडक्शन का बहुत अहम किरदार है क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स या रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस पे। तो ऑब्वियसली रिपीटेड एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड जो होता है लॉजिक जो होती है वो कौन सी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है। तो इसका आंसर हमारे पास बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स सिंपली आ गया। ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ पे हमने पहले इसको समझा फिर उसका आंसर दे दिया। ठीक है। अब अगर हमें पता ही ना होता इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है तो हम याद तो कर लेते कि आंसर क्या है, बट उसका कुछ ऐसा फायदा नहीं होता, लॉजिकल आंसर वो नहीं हमें समझ आनी थी। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। तो कह रहे हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में कौन सा सेंटेंस हमें बताता है, मतलब इनमें से कौन सा बताता है। लेकिन हमें सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताना चाहिए। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, वो कह रहे हैं कि अब इंडक्टिव पढ़ ली के जो बेस्ड ऑन हमारे पास मल्टीपल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस पर जो बेस करती है वो तो होगी डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव क्या होती, सॉरी इंडक्टिव होगी, अब डिडक्टिव क्या होती है। तो कह रहे हैं कि अब आप इंडक्टिव के ऑपोजिट चलो तो क्या करना पड़ता है, यानी समटाइम हम क्या कहते हैं, वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट्स। तो हमें ना कभी कभी डिपेंड होना पड़ता है कि जो हमारे पास फैक्ट्स आए या वेल नोन फैक्ट्स आए या जो भी हमें पहले से किसी ने बता दिया हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे वी ऑफन कंसल्ट दैट टू लॉयर्स और डॉक्टर्स बेस्ड ऑन देयर गुड रेपुटेशन। जो कभी हम देखा हो ना, कंसल्टेंट एज ए यूज़ करते हैं वकील को या डॉक्टर को, तो जो वो जिस तरह वो कहते हैं हम उस तरह मान लेते हैं, जो बात कहते हैं हम उस बात को मान लेते हैं। तो यानी हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस खुद नहीं किया, हमने उनके एक्सपीरियंसेस पे
उनके कहने पे जो चले हैं वो हमने रिजल्ट ड्रॉ किया, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। यानी इन दिस वे ऑफ रीजनिंग यानी ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिस बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। यानी जो कोई और हमें बता रहा है उसके बताने पे जो हम कंक्लूजन रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, तो लेकिन उसने वो किया होता है ना, और उसके एक्सपीरियंस से वो चीज़ गुजरी होती है। तो इस तरह की जो रीजनिंग होती है उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, यानी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। तो वो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे होते हैं कि ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा। तो ऐसी जो रीजनिंग है वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो यहाँ पे ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, ये है डिडक्टिव रीजनिंग। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ये तो इंडक्टिव हो गया। जनरल कैलकुलेटेड फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा आर एक्यूरेट, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने जो प्री बेस्ड रिजल्ट्स या फैक्ट्स और फिगर्स हैं, अगर हम उसके हिसाब से अपना रिजल्ट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से बताना कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। तो सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का सेट पहले बना लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और अप टू सॉन, ये चलते जा रहे हैं। कभी भी मतलब ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये चलते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स फाइनाइट है, ये तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब एक क्वाड्रिलेटर यानी वो 4 कोनों वाली एक साइड होती है, क्लोज फिगर होती है। तो अब उसको चाहे स्क्वायर के फॉर्म में या रेक्टेंगल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ना 4 कोनों वाली एक फिगर ड्रॉ कर लो। तो कह रहे कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये एक रेक्टेंगल है, तो ये 90 डिग्री यहाँ से, 90 डिग्री यहाँ से, 90 डिग्री यहाँ से, 90 डिग्री यहाँ से। तो 90 90 180 और 90 90 180। तो 180 में 180 प्लस किया, ये तो 360 आ गया। बजाय इसके 180 आता है, ये तो 360 आ गया। तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो क्वाड्रिलेटरल भी इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा है कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं कि जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो कोई ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो? तो नहीं। आइसोसेलेस तो वो होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ऐसी होती है जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो यानी ये भी नहीं है। अब लास्ट रह गया कि 22/7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इर्रेशनल में क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आ गए 2/3, 5/7 और अप टू सॉन, इस तरह के नंबर जो होते हैं ये रैशनल हो गए। अब इर्रेशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं जिसमें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली ये P/Q के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये रैशनल है और इरेशनल नहीं है। तो ऑब्वियसली ये बिलोंग नहीं करता इरेशनल नंबर के मतलब उसमें सेट में से। तो ये 22/7 आ गया। वैसे यहाँ पे हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, वो उसकी मैं पीडीएफ कह रहा हूँ, पिक्चर यहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो आप वो पिक्चर भी देख लेना। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट टू रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। द स्टोव इज बर्निंग एक जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसकी नेगेशन हमने बनानी है। वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सी है जो नेगेशन को बताती है। सबसे पहले तो हमें नेगेशन के बारे में पता होना चाहिए, नेगेशन होता क्या है। तो नेगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि नेगेशन इफ पी इज एनी स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट पी मतलब किसी स्टेटमेंट को आप पी कह रहे हो, तो इट्स नेगेशन इज डिनोटेड बाय नेगेशन पी। तो इसको नेगेशन पी यानी आप इसको किस तरह भी लिख सकते हो, पी नॉट की पढ़ना हो तो पी नॉट के फॉर्म में इसको पढ़ सकते हो। तो इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट इफ पी इज ट्रू, यानी अब पी अगर ट्रू होगा तो उसकी जो नेगेशन होगी, यानी उसका जो मतलब नेगेशन वाला पार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, अगर वो ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा, और अगर वो पी फॉल्स होगा तो वो जो उसकी नेगेशन आप लोगे वो ट्रू कर देगा। तो यानी अगर पी ट्रू होगा तो उसका नेगेशन मतलब उसकी नेगेशन होगी फॉल्स होगा, अगर ट्रू होगा फॉल्स और फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो यानी पी और पी की नेगेशन में ये है कि कोई भी स्टेटमेंट है वो उसको नेगेटिव कर देती है,
ठीक हो गया। यही उसका उल्ट कर देती है, आप आसानी से ये कह लो कि नॉट कर देती है। अगर येस है तो वहाँ पे नो हो जाएगा, और वहाँ पे नो है तो यहाँ पे येस हो जाएगा, तो उल्ट कर देती है किसी भी चीज़ का। तो सिंपल, अगर द स्टोव इज बर्निंग है तो द स्टोव इज नॉट बर्निंग है। ये सिंपली इसकी नेगेशन स्टेटमेंट हमारे पास, इसका बेस्ट जो आंसर है वो हमारे पास आ गया। बाकी द स्टोव इज डीम ये भी नहीं है, द स्टोव इज टर्न टू लो हीट ये भी नहीं है, इज द बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, तो ये दो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली हमारे पास द स्टोव इज बर्निंग, ये बेस्ट इसका आंसर है नेगेशन का। ठीक हो गया, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन। तो कंजक्शन दो स्टेटमेंट्स की पी और क्यू की ट्रू कब होती है। तो कंजक्शन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, कंजक्शन होता क्या है इटसेल्फ। तो पहले कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, मतलब आंसर मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली पहले कंजक्शन के बारे में पढ़ तो लेना, कंजक्शन होता क्या है। तो कहता है कि अ कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एंड पी एंड क्यू। तो इसको ना इस तरह से नोक ये बनाते हैं, यानी एंड इस तरह से और इस तरह से। अगर कंप्यूटर साइंसेज में पढ़ा, कंप्यूटर साइंसेज ना भी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको ये सिंबल्स दो बारे में पढ़ना होना चाहिए। लॉजिक के सिंबल हैं, तो इसका मतलब होता है एंड और इसका मतलब होता है और। एंड जब आप लिखोगे यानी पी एंड क्यू, अ कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अगर दोनों ही ट्रू होंगी, यानी पी एंड क्यू अगर दोनों ही ट्रू होंगी फिर आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होती है या दोनों फॉल्स होती हैं तो आंसर फॉल्स आएगी। देखो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सिर्फ दोनों अगर ट्रू होंगी तो तभी आंसर, इफ बोथ आर ट्रू, तो तभी आंसर उसका कंसिडर किया जाएगा ट्रू। तो यही पूछ रहे हैं ना, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन। तो कब ट्रू होगी, जब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू होंगी। जब वो दोनों पी और क्यू ट्रू होंगे तब ही इनकी जो कंजक्शन है तो वो उनका उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसकी कंजक्शन का आंसर सिर्फ तब ट्रू आएगा जब ये दोनों ट्रू होंगे। ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 6 में कह रहा है कि आ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। तो एक कंडीशनल है तो वो फॉल्स कब होगी, तो उसको देखना है हमने। सबसे पहले एक कंडीशनल या इम्प्लीकेशन जो भी होती है उसको हम देख लेते हैं। कंडीशनल या इम्प्लीकेशन, इसके दो नाम है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली इसको डिटेल में समझने के लिए इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको देखते हैं इसमें से बेस्ट आपका आंसर कौन सा बनता है। अब इम्प्लीकेशन क्या होती है, वो कहता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू। तो वो कह रहे हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आपने लिखना है कि किस तरह की फॉर्म में होगी, अगर पी ऐसा होगा देन क्यू ऐसा होगा, यानी पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में। आल्सो रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू इज कार्ड, यानी कंडीशन हो गया ना, कंडीशन है ना, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये है तो ये हुआ होगा। तो पी इम्प्लाइज क्यू यानी की फॉर्म में इसका कंडीशनल इम्प्लीकेशन, यानी जिसमें आप पी को क्या कहते हो, जो पहले वाला होता है उसको कहते हैं एंसीडेंट, और हाइपोथेसिस एंड क्यू इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो जो आपका पी होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हो, और जो आपका क्यू होता है उसको आप कॉन्सिक्वेंट कहते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे और कंक्लूजन यानी आंसर भी उसको कहते हो। ठीक हो गया, यानी हाइपोथेसिस जो हमने सोच के चले और उसका कंक्लूजन। ठीक हो गया। तो एंटीसीडेंट पहले वाला होता है, यानी जिसको लेके चल रहे होते हो, यानी इफ पी ऐसा होगा, यानी हाइपोथेसिस सोच के चल रहे होते हो, तो क्यू यानी उसका कंक्लूजन कॉन्सिक्वेंट ऐसा होगा। तो अब ये डेफिनेशन तो हमारे पास आ गई कि पहले वाला एंटीसीडेंट होता है और दूसरे वाला कॉन्सिक्वेंट होता है। तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बारे में वो पूछेगा तो वो तो हमें समझ आ गई कि पहले वाला और दूसरे वाला इस तरह होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। तो वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट यानी जो इसकी जो कंडीशनल हमेशा सिर्फ तब सिर्फ फॉल्स होगी, सिर्फ एक बार ही फॉल्स हो सकती है। वो कब, जब यानी जो एंटीसीडेंट इज ट्रू होगा और जो कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी वो आंसर में एंटीसीडेंट जब ट्रू होगा और जो कॉन्सिक्वेंट होगा वो फॉल्स होगा, तो तब उसका जो मतलब इसकी कंडीशनल या इम्प्लीकेशन बना के वो फॉल्स होगी। इन ऑल अदर केसेस कंडीशनल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। बाकी इसके अलावा एंटीसीडेंट जो है जो मर्जी हो, कॉन्सिक्वेंट सिर्फ ट्रू होना चाहिए। ट्रू मतलब
अगर एंटीसीडेंट, यहाँ देख लो, एंटीसीडेंट जो हमारे पास ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट सिर्फ फॉल होगा तो तब फॉल्स होगा। बाकी सब में चाहे ट्रू ट्रू हो तो ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू हो तो ट्रू आएगा, और फॉल्स फॉल्स हो तब भी ट्रू आएगा। सिर्फ एक हमारे पास है ऐसी कंडीशन जब एंटीसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो तब जो इसका कंडीशन है वो फॉल्स आएगी, अदर देन ऑल में कंडीशन ट्रू आएगी। तो ऑब्वियसली वो कह रहा है कि ओनली कब फॉल्स होगी, तो बता दो जब एंटीसीडेंट इज ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स होगा। तो बस ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कंडीशन है जब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ऑल अदर कंडीशंस में ये ट्रू ही होता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 7 में देख लेते हैं। वो कह रहा है कि कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। तो क्यू इम्प्लाइज पी का कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। पहले हमें कंट्रा पॉजिटिव यानी कंडीशनल रिलेशन में जो है वो देख लेते हैं। अगर क्यू से पी की तरफ जा रही है यानी क्यू इम्प्लाइज पी हो, तो इस कार्ड जो कन्वर्स है पी से क्यू की तरफ का, यानी पी इम्प्लाइज क्यू का जब आप कन्वर्स लोगे तो वो क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में चला जाएगा, तो वो जो कन्वर्स कहते हैं। और अगर आप इन्वर्स ले रहे हो पी क्यू का, यानी जो आप इसको इन्वर्स ले रहे हो तो इसको नॉट कहते हैं ना, तो पी नॉट और क्यू नॉट, तो इसका इन्वर्स ऑफ पी और क्यू, तो जब इसका इन्वर्स लोगे तो दोनों के साथ नोट आ जाएगा और इनकी जगह चेंज नहीं आएगी, होगी। इम्प्लीकेशन भी जिसको कहते हैं, इम्प्लीकेशन पीछे पढ़ के आए थे ना, कहाँ पे, हाँ पीछे पढ़ के आए थे इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन कह रहा हूँ, निगेशन। पीछे हमने निगेशन अभी पढ़ा था जब बेंडिंग ऑफ स्ट्रोक में पढ़ा था। तो निगेशन आ गई दोनों पे और इनकी जगह चेंज नहीं हुई, तो इसको इन्वर्स कहते हैं। और लास्ट है कंट्रा पॉजिटिव। अब पी और क्यू का अगर कंट्रा पॉजिटिव निकालना है तो सबसे पहले इनकी जगह चेंज करो, जगह चेंज होगी, क्यू की जगह पी आ गया और पी की जगह क्यू आ गया, और साथ में दोनों के साथ निगेशन भी लग गया यानी नॉट भी लग गया। तो अगर दोनों के साथ नॉट लग जाए और दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, उसको कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं। अब क्यू से पी है ना, क्यू इम्प्लाइज पी है, तो जब पहले इनकी जगह चेंज करेंगे, पी से क्यू के पी पहले चला जाएगा, क्यू बाद में आ जाएगा और दोनों के ऊपर निगेशन लग जाएगा। तो पी पहले चला गया, क्यू बाद में आ गया, दोनों के ऊपर निगेशन लग गई, तो ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारे पास प्रूफ होगी। ठीक है, अब आगे पार्ट 8, 9, 10 ये डिपेंड करता है हमारे कुछ थ्योरम्स पे, मतलब स्टेटमेंट्स पे, कुछ डेफिनेशंस पे, तो वो पहले देख लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8, 9 और 10 के लिए पहले डेफिनेशंस के लिए समझना ज़रूरी है, तो इनकी डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं। तो पहले कंजेक्टर देख लेते हैं। तो कहते हैं कि अ कंजेक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट नॉट येट बीन प्रूव। तो कहते हैं कि एक कंजेक्टर क्या होता है, वो हम ना मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या हाइपोथेसिस है जो हम लेके चलते हैं कि हम कहते हैं कि वो ट्रू है, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रू, मतलब कुछ उसके ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, लेकिन हम उस ऐसे अभी तक वो प्रॉपर प्रूव नहीं हो सका। तो इफ़ द कंजेक्टर इज प्रूवन टू बी ट्रू देन इट बिकम थ्योरम। और अगर इसको हर चीज़ को उसकी ट्रू प्रूफ कर दिया, यानी हर जो वैल्यू है हर किसी चीज़ के लिए जो जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए अगर वो ट्रू प्रूफ हो जाती है तो कंजेक्टर थ्योरम बन जाता है। तो एक हमारे पास कंजेक्टर गिवन है इस चैप्टर 8 लॉजिक में, एक ही कंजेक्टर गिवन है, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो वो कह रहा है कि कोई भी इंटीजर लो जो 2 से जो मतलब 2 से बड़ा है वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स है। तो 2-3 देख लो, जैसे 2 से बड़ा है 3, एक इंटीजर है वो प्राइम नंबर है, और 5 है, तो 3 और 5 क्या आ गया, 8 आ गया। तो एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। हाँ, तो आ रहे ना, हर इंटीजर जो 2 से बड़ा है यानी जिसका आंसर 2 से ग्रेटर देन तो 2 प्राइम नंबर से मिलकर बन रहा है। 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, तो इसको 2 मिलाओ तो 18। तो ये तो है कि हर 2 मतलब प्राइम नंबर्स को मिलकर एक इंटीजर बना रहा है जो 2 से बड़ा है। तो यस, दिस इज अ कंजेक्टर। ठीक हो गया। तो लेकिन आगे चल के वो बात कर रहा था बुक में, तो आप बुक में पढ़ भी सकते हो कि ये जब शुरू में वो साइंटिस्ट ने दी तो उसने आगे चल के क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर यहाँ तक चले गए तो आगे तो प्राइम नंबर्स ढूंढना और मामलात करना तो वो इतना बड़ी कौन करेगा। तो उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि उसको थ्योरम बनाने के बजाय उन्होंने उसको कंजेक्टर बना दिया कि ताकि ये मसला ही हल हो जाए कि कोई प्रूव्स ना मांगे, यानी जितना आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो वो कर लो। अगर आपके पास इतनी दूर तक जाने का नहीं है तो बस उसको कंजेक्टर कह रहे हो, उसको एज सच थ्योरम बनाने की जरूरत नहीं है, तो उसको कंजेक्टर उसने कह दिया। अब आ गया था थ्योरम। तो कहते हैं थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स। तो जो हमें पहले फैक्ट्स और फिगर्स पता होते हैं जो हम पहले सॉल्व करते हैं, प्रूव्स करते हैं,
तो उसकी मदद से हम थ्योरम बना लेते हैं। ठीक हो गया ना। तो थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन द प्रीवियस नोन फैक्ट्स। यानी हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, ये अगर इस तरह हो, ये अगर इस तरह हो, इस तरह हो, फिर इसको जनरलाइज कर देते हैं तो वो थ्योरम बन जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे 2-3 थ्योरम्स आपकी बुक में गिवन है। एक थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक है फर्मेट्स लास्ट थ्योरम। तो इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये थ्योरम्स ये एक दो आगे। ठीक है। तो मैं वैसे यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगा, ये थ्योरम्स आप पढ़ भी सकते हो। अब एक्सियम क्या होता है? अब कहता है कि एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। अब एक्सियम ऐसी चीज़ है कि जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि एक्सियम एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हम कहते हैं कि भाई ये ट्रू है ही है, हमें कोई एविडेंस नहीं चाहिए होता और हमें कोई प्रूफ नहीं उसके लिए चाहिए होता, उसको एक्सियम कहते हैं। तो एक्सियम काफ़ी दिए हुए हैं बुक में भी एग्जाम, इसके मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा। तो एग्जाम क्या है? एक एग्जाम है थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफिनिटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ। तो एक आप पॉइंट बना लो, उसमें से जितनी मर्जी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो ना, एक पॉइंट से जितनी मर्जी आप लाइंस गुजार सकते हो। तो ये एक एग्जाम है। उसके बाद है इक्वलिड एक्सियम। तो स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हाँ, तो ये तो सिंपल सी बात है कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये सिंपल सा एक्सियम है, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस, ये हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब एक लास्ट पहले इसके 2 पार्ट चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद लास्ट एक पार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स भी इस लेक्चर के एंड में स्टेटमेंट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो वो कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये अभी पढ़ के आए, ये क्या है? कंजक्टर है। ठीक हो गया। और दूसरा पार्ट नंबर 9, तो पार्ट नंबर 9 में वो क्या कह रहा है? द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ की जा सकती है, इसको अभी पढ़ के ये एक एक्सियम है। ठीक है ना। तो एक्सियम, थ्योरम और स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना इसलिए फायदेमंद हो गया कि हमारे लिए सोल्यूशन इसका आ गया। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं और पार्ट नंबर 10 में वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 10 में वो कह रहा है द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसको हम एज अ थ्योरम लेके चलेंगे, क्योंकि अभी पीछे पढ़ा कि थ्योरम वो प्रूव करते हैं हम कि चीज़ों को जो हमारे पास प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उसकी मदद से हम जो चीज़ें प्रूव करते हैं वो थ्योरम होता है। तो एक हमें पता है ना कि ट्राइंगल जो होती है, तो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं जब उनको प्लस करो तो ये होता है 180 डिग्री। ये चैप्टर 4 कह रहा हूँ, चैप्टर जब हम पढ़े थे चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 में भी हम देख रहे थे ना कि जब 3 एंगल्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी 3 एंगल्स साइड्स के एंगल्स को प्लस करते थे, या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी जिसको आप कह सकते हो, प्लस करते थे, तो टोटल 180 डिग्री क्या करता था? 2 एंगल्स निकले होते थे, तीसरा निकाल लेते, तो ऑब्वियसली ये प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स के जो हमारे पास 2 थे, तो तीसरा एंगल हम निकाल लेते थे। तो टोटल ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब ना इस चैप्टर के ना स्टार्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब स्टेटमेंट होता है क्या है? वो कहता है स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच में बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। या ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं, बोथ नहीं हो सकती। तो नॉर्मली ना मैथमेटिक्स में और साइंसेज में ना ये स्टेटमेंट का बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप जर्नलाइज चीज़ में चलो तो स्टेटमेंट का बड़ा फ़ायदा होता है। तो जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं और कुछ स्टेटमेंट जो फॉल्स हैं वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी हैं। तो एक स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखो ये स्टेटमेंट हमने देखी तो ये ट्रू होती है। ये भाई मतलब हमारे लिए आसान है कि जब से हमें स्टेटमेंट पता होगा तो हमें इसके बारे में बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज 2 पाई r। तो सर्कमफेरेंस हमें पता है कि एक स्टेटमेंट है कि 2 पाई r ही होता है, तो ये ट्रू है। 22/7 डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, अभी पीछे भी प्रूफ किया ये रैशनल है क्योंकि पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज ऑलवेज इवन इंटीजर। तो ये भी एक स्टेटमेंट है कि 2 ऑड इंटीजर्स को प्लस करो तो हमेशा इवन ही आता है। कोई भी 2 ऑड को प्लस कर लो, 5 + 7 कर लो, इवन ही आता है। तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, इसको सच प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी आसानी के लिए हम यूज़ करते हैं। अब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? फॉल्स स्टेटमेंट जैसे 3 + 4 = 8, तो ये तो नहीं ना 8 के इक्वल है। और सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर अच्छा इंटीजर में आते हैं, इंटीजर में 0 तो आता है और साथ में प्लस माइनस वाले सारे यानी इंटीजर्स के फॉर्म में यानी 2 up to 100 आते हैं। लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है लेकिन पॉजिटिव नंबर 1 2 3 up to 100 आता है।
तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं, इसमें कम एलिमेंट्स पड़े हैं, तो ये इसका कैसे सबसेट हो गया। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं होल नंबर के जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट हो सकता था, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पड़े हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पड़े हुए हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल, तो ये भी प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटर में 3 साइड्स इक्वल होती हैं। और लास्ट है द सेट ऑफ इंटीजर इज फाइनाइट, तो सेट ऑफ इंटीजर्स कभी फाइनाइट नहीं होता, ये भी हमने पीछे प्रूव भी किया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स कभी भी फाइनाइट नहीं होता, वो तो इनफाइनाइट है, वो तो चलता जा रहा है, आप नहीं बता सकते एंडिंग उसकी कहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी एमसीक्यू से जो हमने सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ सम डेफिनेशन स्टेटमेंट्स, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, कारआमद थी इस चैप्टर 8 लॉजिक को सॉल्व करने के लिए। अगले लेक्चर्स में इसके थ्योरम्स और बाकी चीज़ें और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।